Okay, ask everyone to join quickly. There are only 20 participants. Once everyone has joined, then we will start. Okay, let's start. 32 students have joined. Sarika had shared a photograph. You did not understand the definition of aseptic techniques, Sarika? यस मैम। क्या समझ में नहीं मैम आया आपको? मैम मैम उसमें वो 2-3 वर्ड थे, लाइक जैसे ट्रॉमा दे रखा था। मैम वो तो डेफिनेशन एसेप्टिक की तो समझ आ गई थी। हाँ, फिर मैम उसमें थोड़ी जो सी पॉइंट्स है, ठीक है, यस मैं मैम। समझा देती हूँ आपको. Aseptic technique is the effort to keep principles of asepsis. Aseptic technique क्या होती है कि हम asepsis को maintain कर सकें, ये होता है aseptic technique. ठीक है. Asepsis is defined as the preventing exposure to microorganisms and prevention of infection. और asepsis क्या होता है? asepsis होता है वो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करते हैं किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ पर आने के लिए, एक्सपोज किसी भी चीज़ को एक्सपोज होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करते हैं. क्या लिखा है? द थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन अचीविंग एसेप्सिस आर द रिडक्शन ऑफ टाइम, ट्रॉमा एंड ट्रैश. तो अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एसेप्सिस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हमें एसेप्सिस मिलेगा? एक तो रिडक्शन ऑफ टाइम, ट्रॉमा और ट्रैश. तो रिडक्शन ऑफ टाइम क्या होता है? Time of surgical procedure is an important factor as if the longer a procedure takes, the greater possibility of the contamination and therefore infection. तो टाइम का मतलब ये होता है कि रिडक्शन इन टाइम का मतलब ये है जितना कम टाइम का प्रोसीजर होगा, जितनी जल्दी हम प्रोसीजर कर लेंगे उतना कम चांसेस होंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो. ये तो बात आप खुद ही देखो, अगर ज़्यादा देर तक आप बॉडी को खोल के रखेंगे
ठीक है। ज़्यादा देर तक अगर आप बॉडी को एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रखेंगे, खोल के रखेंगे, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप सर्जरी का टाइम रिड्यूस करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा भी अगर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी मतलब कि ज़्यादा हम कट नहीं दे रहे हैं, छोटा सा ही कट दे रहे हैं, तो तब भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है। दूसरा ट्रॉमा है, दैट इज द सस्टेन्ड बाय द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रफ हैंडलिंग, ड्राइंग आउट अपॉन exposures to room air, excessive dead space, implants of foreign bodies or non-optimal temperatures will contribute to infection. तो ट्रॉमा का मतलब होता है कि इंजरी, ट्रॉमा मतलब है इंजरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होगी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी मतलब पुराने ज़माने में जो सर्जरीज होती थी उसमें हम पूरा खोला करते थे। ठीक है, अभी भी किसी किसी सर्जरीज में हम पूरा ओपन अप करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज करने की ज़रूरत है वहाँ हम थोड़ा सा ओपन अप करके, कैमरा डाल के, इंस्ट्रूमेंट्स डाल के सर्जरी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है वहाँ पे इन्फेक्शन कम होगा और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है। अगर सर्जन जो है ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर्जन, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना ज़्यादा टाइम आप लोगे सर्जरी में उतना ज़्यादा पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जितना ज़्यादा आप बॉडी को खोलोगे उतना ज़्यादा पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती है जिसमें हम इम्प्लांट डालते हैं। इम्प्लांट जैसे कि इम्प्लांट या प्रोस्थेसिस, इम्प्लांट जैसे कि सपोज किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर में भी हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं या स्क्रूज वगैरह डालते हैं हम फ्रैक्चर में, या रॉड्स वगैरह डालते हैं फ्रैक्चर में भी। और बहुत सारी उसमें सर्जरीज में, हार्ट की सर्जरीज में भी हम इम्प्लांट्स डालते हैं। तो ये जो इम्प्लांट्स हैं, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो हम बॉडी के अंदर डालते हैं, इससे क्या होता है कि इससे जो है पेशेंट के जो इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, जो सर्जरी में जो हम इम्प्लांट्स डालते हैं, जो पेशेंट के इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैश। ट्रैश रिफर्स टू कंटामिनेशन बाय बैक्टीरिया और फॉरेन मैटर. It may be possible to follow slightly different procedures for achieving asepsis when performing surgery on small patients such as rodents, birds, reptiles, and amphibians. Typically, surgical times are short and small, and the amount of tissue trauma is minimal. These are all minimize the risk of infection. तो ट्रैश का मतलब होता है कंटामिनेशन बाय बैक्टीरिया और फॉरेन मैटर। तो आपको इस तरीके से सर्जरी करना है या इस तरीके से कोई भी प्रोसीजर करना है, ये ध्यान देते हुए कि पेशेंट जो है is not getting contaminated by any foreign matter or any bacteria. समझ में आ रही है बात? I hope the points are clear. So now we will study about क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट केयर इक्विपमेंट। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन कैसा होना चाहिए पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स का? क्लीनिंग का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था उस दिन। क्लीनिंग का मतलब होता है टू रिमूव फॉरेन मटेरियल। ठीक है।
जैसे कि डस्ट हो गया, ऑयल हो गया, ब्लड हो गया, सिक्रीशंस हो गए, इनको रिमूव करना इज क्लीनिंग। और डिसइंफेक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना, दैट इज डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट एलिमिनेशन, पूरा ही डिस्ट्रक्ट कर देना ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, जितनी भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं या उनके स्पोर्स हैं, उन सबको रिमूव कर देना, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। नाउ देर आर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको पता है क्या है? इक्विपमेंट जो हम पहनते हैं टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्शन, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब 3 तरीके के सर्जिकल डिवाइसेस होते हैं। एक तो क्रिटिकल मेडिकल एंड सर्जिकल डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स that enter normally sterile tissues of the vascular system or through which a sterile body fluid flows are sterilized before use on each patient. तो क्रिटिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्रिटिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, जो हमारे ब्लड से कांटेक्ट में आते हैं, या फिर हमारे जो स्टेराइल टिश्यूज़ हैं, जो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनसे जो कांटेक्ट में आते हैं, वो होते हैं क्रिटिकल मेडिकल एंड सर्जिकल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आपको याद रखने। एक तो क्रिटिकल, दूसरा है सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल में आता है जैसे कि एंडोस्कोप वगैरह, एंडोस्कोप, एंडोट्रेकियल ट्यूब, रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट, लैरिंजोस्कोप, ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये सेमी क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स में आते हैं, पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स में आते हैं, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को टच करते हैं और नॉन इंटैक्ट स्किन को टच करते हैं। लेकिन ये हमारी ऑल्दो ये हमारी बॉडी के अंदर तो एंटर होते हैं, लेकिन ये ब्लड से कांटेक्ट में नहीं आते। सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल है कि जैसे कि कैनुला हो गया। कैनुला, जो हम पेशेंट को कैनुला लगाते हैं, वो क्रिटिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में आएगा, और वो हम किसी और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। या तो हम दूसरा स्टेरिलाइज कर यूज़ करेंगे, या फिर हम दूसरे इक्विपमेंट जैसे सर्जरी में हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ब्लड से कांटेक्ट में आती हैं। अंदर के टिश्यूज़ जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे कांटेक्ट में आती है। या फिर हम सर्जरी के दौरान जो भी चीज़ों का, जो भी छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, आर्टरी फोर्सेप हो गया, थंब फोर्सेप हो गया, एलीज हो गया, या बैककॉक हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए सर्जरी के, वो सारी चीज़ें जो हैं क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आए। ठीक है, सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो सारी चीज़ें आएंगी जो बॉडी के अंदर तो नहीं जा रही है, मतलब सॉरी, बॉडी के अंदर तो जा रही है, लेकिन वो स्किन से कांटेक्ट में नहीं, सॉरी, ब्लड से कांटेक्ट में नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है? हमारे ईसोफेगस में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, हमारी ट्रेकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे जो चीज़ें कांटेक्ट में आ रही हैं उनको हम सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे, और इनको हाई लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और जो सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हाई लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। अब सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ गई? जैसे एंडोस्कोप आ गया। एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप, हम अपने मुंह से एक कैमरा डालते हैं, ईसोफेगस से होते हुए वो पेट तक वो कैमरा जाता है, और उसमें हम ये देखते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है पेशेंट को, ईसोफेगस में या स्टमक में या फिर ड्यूडेनम में, उसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? ये सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है, ये बॉडी के अंदर तो जा रहा है, पर ये सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। इट ओनली टचेस द म्यूकस मेम्ब्रेन।
लेकिन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये अंदर के टिश्यूज, ऑर्गन के जो टिश्यूज होते हैं उनको टच करते हैं, ब्लड से कांटेक्ट में आते हैं, वो होते हैं क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमें हाई लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, और ज़्यादातर जितने भी सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम इन्हें स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। जैसे एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप में कैमरा होता है, तो कैमरा को हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, तो इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम हाई लेवल डिसइंफेक्शन से क्लीन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया 3 लेवल्स होते हैं डिसइंफेक्शन के, लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल कुछ ही बैक्टीरियाज को मारेगा, इंटरमीडिएट लेवल ज़्यादातर बैक्टीरियाज को मारता है, हाई लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। तो 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट है नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इंटैक्ट स्किन के टच में आते हैं। इंटैक्ट स्किन मतलब जो हमारे बाहर की जो स्किन हो गई जिस पे कोई कट वगैरह नहीं है, वो स्किन के टच में जो आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें हम नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर कफ हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, बेड टेबल हो गई, या बेड रेल्स हो गए, ये सारे जो जितने भी नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें लो लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हाई लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. तो मैंने आपको क्या बताया था, लो लेवल डिसइंफेक्शन में कौन सा केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्पिरिट वगैरह, जो हमारा स्पिरिट होता है ना, स्पिरिट, वो हम लो लेवल डिसइंफेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाई लेवल डिसइंफेक्शन में हम साइडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। साइडेक्स सोल्यूशन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है या ग्लूट्राल्डिहाइड होता है उस सोल्यूशन में। ठीक है, surfaces that come into contact only with intact skin but could be contaminated with body secretions। तो ये वो सरफेसेस होते हैं या ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ इंटैक्ट स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया, ब्लड प्रेशर कफ्स हो गया या स्प्लिंट हो गया। इनके ऊपर हमारे बॉडी सिक्रीशंस कभी कभी गिर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर ले रहे थे और उसको वॉमिटिंग हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर जो है सिक्रीशंस गिर गए, लेकिन ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते। ठीक है, नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंटैक्ट स्किन को ही टच करते हैं। सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बॉडी के अंदर एंटर तो होते हैं लेकिन सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन को टच करते हैं या नॉन इंटैक्ट स्किन को टच करते हैं। और क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वैस्कुलर सिस्टम या फिर अंदर के जो स्टेराइल टिश्यूज हैं उन सब को टच कर रहे हैं। Cleaning is a shared responsibility between the nursing and the housekeeping department। तो क्लीनिंग क्या है, क्लीनिंग जो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन द नर्सिंग एंड द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। मतलब एक नर्स का भी रोल होता है क्लीनिंग में और हाउसकीपिंग का भी रोल होता है। सी नर्सेज रिमेन इन द वार्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, हम जो है पेशेंट के हमारा ये रोल है कि पेशेंट का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारा वार्ड जो है क्लीन है। ठीक है, क्लीन करने का काम हाउसकीपिंग का होता है लेकिन करवाने का काम हमारा होता है। टू चेक वेदर everything is being clean and disinfected, that is our role।
पर करने का काम, क्लीन करने का काम या डिसइंफेक्ट करने का काम हाउसकीपिंग का होता है। इज दैट क्लियर? प्रोटेक्टिव बैरियर्स आपको पता है कौन कौन से प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल ग्लव्स हो गया, प्रोटेक्टिव आई केयर हो गया, मास्क हो गया, गाउन हो गया, ये सारे क्या हैं, फेस शील्ड हो गया, ये सब जो है प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं। ये हो गया, ठीक है। डिसइंफेक्शन सोल्यूशन यूज्ड फॉर लो लेवल डिसइंफेक्शन। लो लेवल डिसइंफेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं 70%। मतलब कि ये 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये ज़्यादातर स्पिरिट ही होता है। जो स्पिरिट होता है ना हॉस्पिटल्स में, वो ज़्यादातर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। The concentration and contact time for each product will differ. For that reason, it is important to read the product label prior to commencing any cleaning and disinfection process. तो टाइम होता है क्या बोलते हैं, कितने टाइम के लिए हमें कांटेक्ट में रखना है इस अल्कोहल से, वो हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होगा, एक सा नहीं हो सकता। ठीक है। देखो ये अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स है लो लेवल डिसइंफेक्शन में जो हम यूज़ करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, सरफा सेफ्स हो गया, जो आपका सैनिटाइज़र वगैरह है वो भी लो लेवल डिसइंफेक्शन में आता है। Gather all equipment, cleaning solution and materials to clean the patient care devices. Wash hand and put gloves prior to cleaning the devices. Personal protective equipment should be changed if torn or soiled. तो हमें क्या क्या चीज़ें करना है, एक तो जब हम क्लीन करने जा रहे हैं तो सारे इक्विपमेंट्स को गैदर कर लें, उसके बाद वॉश हैंड करके ग्लव्स पहन लें। और ग्लव्स ये देखना है कि ग्लव जब हम क्लीन कर रहे हैं तो ग्लव्स जो है फटने नहीं चाहिए और सॉइल्ड भी नहीं होने चाहिए। अगर सॉइल्ड हो रहे हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। विजिबल और ग्रॉस सॉइल प्रेजेंट और blood or body fluid spill must be removed prior to cleaning. तो क्लीन करने से पहले अगर कोई सॉइल्ड है बॉडी, मतलब अगर कोई चीज़ सॉइल्ड है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सॉइल्ड है, सॉइल मतलब कि बॉडी फ्लूइड उसके ऊपर लगा है या ब्लड लगा है, तो पहले हमें उस एरिया को, छोटे एरिया को क्लीन करना है, उसी को साफ़ करना है। ऐसे नहीं करना है कि उसको हम पूरी तरीके से स्प्रेड कर दें और पूरा जो सरफेस है वो क्लीन वो डर्टी हो जाए। पहले सिर्फ उतने एरिया को क्लीन करना है। ठीक है। अगर कभी पेशेंट कहीं पर है वार्ड में और उसका ब्लड गिर जाता है फ्लोर पे, तो क्या करा जाता है कि पहले उस ब्लड को साफ़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉटन की मदद से। ठीक है, कॉटन हो गया, गॉस हो गया, उस ब्लड को, जितने एरिया में ब्लड गिरा है बस उस ब्लड को साफ़ किया जाता है। ऐसा नहीं करते कि पोंछा लेकर आए और पोंछे से पूरे उसको साफ़ करा, तो उससे क्या होगा, पूरे रूम में ब्लड फैल जाएगा। पहले सिर्फ उस एरिया में, वो एरिया को साफ़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन या फिर गॉज। ठीक है। जब उस एरिया को हमने क्लीन कर दिया कॉटन या गॉस से, फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डाल के रखते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसको हम ब्लीच बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको डाल के रखते हैं, 10-15 मिनट के लिए। डालने के बाद फिर हम वहाँ पे मॉपिंग करवाते हैं और फिर जो है पूरे रूम की मॉपिंग होती है। अगर ब्लड
के साथ साथ हमने मॉपिंग कर दी तो ब्लड जो है पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे रूम में जो है जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल उस ब्लड में होगा वो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि स्मॉलर एरिया को पहले क्लीन करें, सिर्फ जहाँ पे बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्लीन किया जाए, उसके बाद पूरे एरिया को क्लीन किया जाए। समझ में आ रही है बात? जब बॉडी फ्लूइड या Yes, ब्लड ma'am. गिर जाता है तो क्या किया जाता है कि पहले बस उस एरिया को क्लीन किया जाता है कॉटन से या गॉज पीस से या कॉटन पैड वगैरह से। फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डाल के रख देते हैं, फिर उसके बाद क्लीन हो जाए वो, फिर उसके बाद पूरे रूम को साफ करते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसी ब्लड को पूरे रूम में फैला दिया, नहीं, वो गलत है। ठीक है? As appropriate, clean all surface of the patient care equipment or devices using a detergent or enzymatic solution when appropriate. Dismantle the devices to ensure that all surfaces can be cleaned. To ensure that cross contamination does not occur, use clean cloth for each devices to be cleaned. तो क्लीन करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी एंजाइमेटिक सोल्यूशन जैसे कि ये डिटॉल वगैरह हो गया, सैवलॉन सोल्यूशन हो गया, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीन करते वक्त। और इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि क्रॉस कंटैमिनेशन ना हो, हमें अपने आप को भी बचाना है और दूसरे लोगों को भी बचाना है। ठीक है? जो स्टेथोस्कोप वगैरह होता है ये तो नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए हम लो लेवल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पिरिट हो गया। स्पिरिट स्वैप से हम स्टेथोस्कोप को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? हम पहले जो है स्टेथोस्कोप को जहाँ से टच करते हैं पेशेंट को उसको क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद उसके पीछे वाले साइड को, फिर उसके बाद उसकी ट्यूबिंग्स को क्लीन करेंगे, और लास्ट में जो ईयर में जो चीज़ लगाई जाती है उसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्लीन करते हैं, और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जब जा रहे हैं तब भी हम क्लीन आइडियली करना चाहिए हमें क्लीन, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। इज दैट क्लियर कि नॉन Yes, क्रिटिकल ma'am. इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम लो लेवल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के लिए, और उसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है? अगर कोई बॉडी स्पिलिंग होती है या बॉडी फ्लूइड स्पिलिंग होती है या ब्लड स्पिलिंग होती है, स्पिलिंग मतलब गिर जाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटे एरिया को, उतने ही एरिया को साफ करेंगे, फिर उसके बाद पूरे रूम को साफ करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरे मॉप से जो है उसको जो है हमने पूरी जगह फैला दिया, पूरे हॉस्पिटल में फैला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें इसलिए रखना है क्योंकि वी विल बी प्रेजेंट एट द वार्ड 24/7। हम हमेशा वार्ड में रहेंगे और हमें जो है हाउसकीपिंग स्टाफ को गाइड करना है। वैसे तो उन्हें भी लेसन्स दिए जाते हैं, लेकिन तब भी अगर कोई नया है, नहीं पता होता कभी कभी कई बार लोगों को, तो हमें उनको गाइड करना है। और कोई भी पेशेंट केयर डिवाइसेस को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट को हम उस डिवाइस पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जैसे स्पिरिट है, स्पिरिट तो उड़ जाता है अपने आप ही, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है वो अपने आप ही उड़ जाता है अगर हम उसको किसी डिवाइस पे डालेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है, उसको हम कुछ देर तक डिवाइस पे रहने देंगे ताकि वो अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाए, उसके बाद हम क्लीन करें। समझ आ रही है बात?
If using a one-step cleaning disinfecting solution, a separate cleaning step is not necessary unless the surfaces are visibly soiled to ensure disinfection occur. The cleaner disinfecting solution may need to be applied multiple times in order to achieve the contact time as specified on the product label. तो ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने सीजर का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर ब्लड लग गया, ठीक है, तो पहले आप उस ब्लड को क्लीन करोगे, पहले उस सीजर को पानी और साबुन से धोगे, उसके बाद आप उसको डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन में रखोगे कुछ देर तक के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट उस सीजर को डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन में रख दिया, तो क्या होगा, फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट उस डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन में आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन जो है कंटामिनेट हो जाएगा। पहले क्लीनिंग करना है, क्लीन करने के बाद उसको डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में थोड़ी देर तक के लिए रखना है। हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जैसे एंडोस्कोप हो गया या बहुत सारी सूचर्स हो गए, वो एक साइडेक्स सोल्यूशन में रखा होता है। साइडेक्स सोल्यूशन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग हाईली डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। इस केमिकल में ये ट्रे में केमिकल रखा होता है, लेकिन उस केमिकल में हमें इंस्ट्रूमेंट डालने से पहले उसको साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है। अगर उस पर ब्लड लगा है या कुछ भी लगा है तो उसको हम पहले क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद उस डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में डालते हैं और उसको कुछ देर तक के लिए उस डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में छोड़ देते हैं, ताकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए। समझ में आ रही है बात? यस मैम। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है आपको? नो मैम। Soiled rags should be placed in a bag for laundering. Disposable cloths should be disposed as regular waste in garbage bag. तो जिस चीज़ से आप साफ़ कर रहे हो, आपने सरफेस को साफ़ किया है या तो पेशेंट के आसपास की सरफेस को साफ़ किया है, उसकी टेबल वगैरह को, उसका आप क्या करोगे, उसको आप गार्बेज बैग में डाल दोगे। अगर वो कपड़े से आपने साफ़ किया है तो उसको हम जो है लॉन्ड्री बैग में डाल सकते हैं, लेकिन कपड़ों से आजकल कोई साफ़ नहीं करता। हम जो है ज़्यादातर क्लीनिंग जो है गॉज से या कॉटन से की जाती है, पेशेंट के आसपास की क्लीनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लव्स उतार कर, पीपीई उतार कर हैंड वॉशिंग करना भी ज़रूरी है जब क्लीनिंग हो जाए तो। नॉन क्रिटिकल आइटम्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? नॉन क्रिटिकल आइटम्स कौन कौन से आइटम्स होते हैं? कार्ट्स मतलब जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली जिस पे जैसे कि मेडिकेशन ट्रॉली, पेशेंट की जो मेडिकेशन ट्रॉली है, या जो ड्रेसिंग ट्रॉली है, या जो पेशेंट के जो वार्ड में पेशेंट के पास जो ड्रॉवर्स होते हैं जिसमें पेशेंट अपना सामान रखते हैं, या फिर पेशेंट के आसपास की टेबल वगैरह, ये नॉन क्रिटिकल आइटम्स में आ जाएगा। बीपी मशीन ज़्यादातर वार्ड में एक या दो ही बीपी मशीन होती है, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। ईसीजी मशीन भी वार्ड में, पूरे वार्ड में एक ज़्यादा ईसीजी मशीन नहीं होगी, तो उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। स्टीम इनहेलेशन मशीन भी पूरे वार्ड में आपको 5-6 मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिल सकती स्टीम इनहेलेशन। या तो पेशेंट से बोल दिया जाता है आप अपना खुद से खरीदो, अगर पेशेंट खुद से नहीं खरीदता तो ज़्यादा स्टीम इनहेलेशन मशीन नहीं होती, 5-6 मशीन्स ही होती हैं स्टीम इनहेलेशन मशीन। आईसीयू इक्विपमेंट जैसे कि कार्डियक मॉनिटर वो मॉनिटर होता है जहाँ पे पेशेंट की हार्ट बीट वगैरह नज़र आती है। वेंटिलेटर, सीपैप मास्क, NIV मशीन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मशीन, ये सारी चीज़ें आप हॉस्पिटल में देखोगे। इन्फ्यूजन और सीरिंज पंप, सक्शन मशीन, ये सब चीज़ें जो है लिमिटेड होती है हॉस्पिटल में।
पेशेंट अपनी खुद की नहीं खरीद सकता। ये आईसीयू में प्रेजेंट होती है पर लिमिटेड होती है, लेकिन इनका साफ करना भी ज़रूरी होता है। एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड मशीन, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, पोर्टेबल टच पैड्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें, ये नॉन क्रिटिकल आइटम्स है, ये बॉडी के अंदर तो एंटर नहीं हो रही है, इनको बहुत सारे लोग टच करते हैं, तो इसीलिए इनका क्लीन करना जरूरी है। इसको हम कैसे क्लीन करते हैं? स्पिरिट टैप से क्लीन कर सकते हैं। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सोल्यूशन से क्लीन करते हैं, ये बात को याद रखना। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हम 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करते हैं। फिर हाई टच कंपोनेंट्स, हाई टच कंपोनेंट्स यही नॉन क्रिटिकल आइटम्स में ही क्या और भी चीज़ें कौन कौन सी आती है, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मोमीटर हो गया। कई बार वार्ड में 3 या 4 थर्मोमीटर ही होते हैं जो पूरे पेशेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसको भी हम हर पेशेंट से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के लिए जब भी हम लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज मीटर हो गया, बीपी कफ हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, पोर्टेबल इक्विपमेंट, मॉनिटर केबल्स, हैंड रेल, वॉकर, व्हील चेयर, क्लिप बोर्ड, नोटबुक्स, चार्ट, ये चीज़ों को हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करेंगे। ये सारी चीज़ें नॉन क्रिटिकल आइटम्स में आती हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. नेक्स्ट है सेमी क्रिटिकल आइटम्स। सेमी क्रिटिकल आइटम्स में कॉन्टैक्ट टाइम 5 मिनट, सोक टाइम एट द मिनिमम ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन एन ऑटोमेटिक एंडोस्कोप रिप्रोसेसर, 12 मिनट सोक टाइम एट रूम टेम्परेचर। तो क्रिटिकल आइटम्स है जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया, जो हम पेशेंट की बॉडी के अंदर तो एंटर कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ब्रेन या नॉन इंटैक्ट स्किन को टच कर रहे हैं। तो एंडोस्कोप हो गया, ब्रोंकोस्कोप हो गया, टी स्कोप हो गया, जितने भी स्कोप होते हैं इन सबको हम साइडेक्स सोल्यूशन में डाल के रखते हैं। पहले उनको क्लीन किया जाता है, फिर उसके बाद साइडेक्स सोल्यूशन में डाला जाता है। और साइडेक्स सोल्यूशन में डालने के लिए डालने से पहले एक रिप्रोसेसर होता है, उस रिप्रोसेसर में इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक रखा जाता है, साइडेक्स सोल्यूशन में डुबोकर, और इस रिप्रोसेसर में रखा जाता है। फिर उसके बाद रूम टेम्परेचर में 12 मिनट तक रखा जाता है इन सारी चीज़ों को। साइडेक्स सोल्यूशन आप देखोगे जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको दिखेगा ज़रूर साइडेक्स सोल्यूशन। उन साइडेक्स सोल्यूशन में इन चीज़ों को रखा जाता है क्लीन करने के बाद। Sidex solution is a high-level disinfectant reprocessing heat-sensitive semi-critical medical devices। और ये जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है इसे हम सेमी क्रिटिकल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वैसे वाले जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए क्या करते हैं हम? क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या करते हैं हम? मैम हाई वेरी गुड, हाईली स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट करेंगे क्रिटिकल मैम नहीं, स्टेरिलाइजेशन हाईली डिसइंफेक्टेंट सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हाई डिसइंफेक्शन, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्टेरिलाइजेशन, और नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लो लेवल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इज दैट क्लियर? कैसे साफ करना है, मैम क्या करना है? Okay, you can ask me any doubt which you have, and do one thing. I want you to do one thing कि आप मुझे एक बार, मैंने पहले भी कहा था पर आप लोगों ने मुझे सिर्फ क्या बोलते हैं टॉपिक
चाहिए, मुझे पूरे चैप्टर पीडीएफ चाहिए। जो यूनिट 1 है इन्फेक्शन कंट्रोल, उसका पूरे चैप्टर का मुझे एक बार पीडीएफ भेजो, ताकि आई विल कम टू नो कि विच पॉइंट आई हैव मिस्ड, कौन सा पॉइंट मैं मिस कर चुकी हूँ। तो एक बार कैम स्कैनर से क्लिक करके पूरे चैप्टर का मुझे पीडीएफ कोई भेजेगा, कौन भेजेगा? हाँ मैम मैं भेज दूंगी, योगिता। ठीक है योगिता, ओके ओके, सो यू सबमिट मी द पीडीएफ ऑफ द होल यूनिट, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ रह गई है। ओके मैम। ओके I hope it is clear. Non-critical. Did you see the videos which I have sent you that day कि सर्जिकल ग्लव्स कैसे पहनते हैं? कभी भी सर्जिकल ग्लव्स पहनते वक्त हम जो सर्जिकल ग्लव्स का अंदर का पार्ट होता है उसको टच नहीं करेंगे। अंदर का पार्ट मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जो सर्जिकल ग्लव्स का ऊपर का पार्ट होता है उसको टच नहीं करेंगे। हैंड वॉशिंग करने के बाद अंदर के पार्ट को टच करके एक हाथ को अंदर डालेंगे। फिर जब हमने एक हाथ को अंदर डाल दिया, ग्लव्स पहन लिया एक हाथ में, तो उस ग्लव्स से फिर हम बाहर दूसरे ग्लव्स के बाहर के पार्ट को टच कर सकते हैं। एक बार वीडियो को सही से देखना, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन जब भी आप लोग वापस आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। और आपने ये भी देखा है कि स्टेराइल ट्रे को कैसे ओपन करते हैं? डिड यू सी दैट? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, हाउ टू ओपन एन यस मैम। स्टेराइल ट्रे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इक्विपमेंट्स को स्टेराइल एरिया में कैसे डालते हैं खोलकर, वो भी आपने देखा होगा। ऊपर से डालते हैं बिना जो है अंदर से टच किए हुए, वो भी आप देखना। यस मैम। ओके मैम नाउ प्रीवियस क्लास की पीपीटी शेयर कर देना मैम। प्रीवियस क्लास की पीपीटी शेयर, अच्छा ठीक है। और कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लो, वी स्टिल हैव टाइम, otherwise I'll start asking questions. Okay, then I'll start asking questions if you people don't have any doubt. Bipasha? Bipasha is there? Bipasha? Yes, ma'am. Bipasha? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है बिपाशा?
अंजलि टेल मी हाई लेवल डिसइंफेक्शन कौन सा होता है? मैम साइडक्स होता है जिसमें मैम ग्लूटाल्डिहाइड और फॉर्माइड होता है, फॉर्माइड। फॉर्मल्डिहाइड, वेरी गुड वेरी गुड। यस। प्रिया, प्रिया सिसोदिया। प्रिया सिसोदिया है? प्रिया सिसोदिया। टीना, Yes, ma'am. टीना, okay, Tina, tell me which is a low level disinfectant. लो लेवल डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है? Ma'am, like spirit. हाँ, कौन Spirit. सा? स्पिरिट, ओके ओके, स्पिरिट। योगिता, कौन कौन से 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? योगिता, कौन कौन से 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स मैम होते मैं हैं? मैम मैं योगिता, क्या हुआ? आपने मैम सुना है अच्छे से? मैम मे आई? मैम आदर्श, एक्सक्यूज मी, आदर्श, Yes, ma'am. कौन कौन सी 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? Ma'am, semi-clinical, सेमी non-clinical, नॉन क्रिटिकल, non-clinical, हाँ, and first one था critical. critical, very good. Critical, Yes, ma'am. semi-critical and non-critical. Okay, very Non-semi-clinical. okay. Apurva, Apurva is there. Apurva Yadav. Apurva Yadav. Yes, ma'am. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? मैम मास्क, वो सॉरी, ग्लव्स, गाउन, और पीपी किट। पीपी किट में, वही तो मैं पूछ रही हूँ, पीपी किट में क्या क्या आता है? क्या क्या होता है पीपी किट में? क्या क्या होता है एक पीपीई किट में? मैम मैं आए। यस, मैम हेड कैप हो जाता है, हमारे गॉगल्स हो जाते हैं, मास्क हो जाता है, एंड मैम गाउन्स हो जाते हैं, एंड शू कवर हो जाते हैं, एंड ग्लव्स वेरी आल्सो। वेरी गुड। और फेस शील्ड भी होता है, अगर गॉगल्स नहीं है तो फेस शील्ड होगा, ठीक है? अगर गॉगल्स है तो फेस शील्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा, यस मैम। अंजलि शर्मा, टेल मी, अगर कोई स्पिलिंग होती है, बॉडी फ्लूइड की स्पिलिंग, तो क्या करना चाहिए? बॉडी फ्लूइड या ब्लड की स्पिलिंग अगर होती है तो क्या करना चाहिए? मैम अगर बॉडी
फ्लूइड की अगर स्पिलिंग होती है तो मैम जहाँ पे हमारा बॉडी फ्लूइड वहाँ पे गिरा है उस एरिया को हमें उतने एरिया को क्लीन कर देना चाहिए। कैसे? मैम बाय द कॉटन एंड गॉज। ओके, फिर? मैम कॉटन और गॉज से उसको साफ करने के बाद में फिर वहाँ पर उतने एरिया में लो डिसइंफेक्शन डालना चाहिए कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद उसे पूरे अच्छे से क्लीन करा देना चाहिए क्लीनर से। ठीक है, ओके। आयुष, आयुष, यस मैम। यस मैम। नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? मैम नॉन इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? मैम जो मैम इंटैक्ट स्किन होती है हाँ, मैम, ब्लड ग्लूकोज मीटर, स्टेथोस्कोप, ब्लड हाँ, प्रेशर कप्स जो होते हैं ठीक मैम। है। ग्लूकोज मीटर, ग्लूकोज मीटर, स्टेथोस्कोप और क्या बोला आपने? ब्लड प्रेशर कप्स। हाँ, ब्लड प्रेशर कफ, ठीक है। यस मैम। आकांक्षा, यस मैम। क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? मैम जो हमारे अंदर जाके जो हमारे टिश्यू को मतलब हमारे अंदर जाते हैं, जैसे कि कैनुला वगैरह जो टिश्यू को टच करते हैं। हाँ, जो ब्लड से कांटेक्ट में आते हैं या फिर स्टेराइल टिश्यू से कांटेक्ट में आते हैं, कैनुला Yes, हो गया, या फिर जो जितने भी सर्जरी में हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इशिका, सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? Ishika is there? Deepak Singh, Jatin, Devyani, यस मैम। सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? मैम डेंटल माउथ मिरर, डेंटल इम्प्रेशन ट्रेज, स्कैपल्स और स्कैल्पल सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मैम वो क्रिटिकल है। हाँ, साइटोस्कोप, लेरिंजोस्कोप, हाँ, वेरी गुड। और मैम जितने भी स्कोप हो गए, एंडोस्कोप, ये सारी Yes, चीजें ma'am. आती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, I guess the topic is clear, so you can leave Yes, now. Yes, ma'am. मैम Thank you, आप ma'am. एक बार पीपीटी शेयर कर देना।